नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे और ये आपके यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्विनल टीजी2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, एमपी पीजीसीएल और सेल, इसरो, डीआरडीओ इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें कवर किया है। चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, 220 वोल्ट आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पीयर की खपत करता है तो प्रतिरोध का मूल्य ज्ञात कीजिए। आर बराबर वी अपान आई होता है। आपका वोल्टेज दिया गया है 220, धारा आपकी दी गई 6, भाग देंगे तो आपका 36.66 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ओम के नियम के अनुसार उस आर के मान की गणना करें जिसके लिए लेखा चित्र यानी ग्राफ नीचे दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर आर बताना है, जो कि यहाँ पर आर बराबर वी अपान आई होता है। वी यहाँ पर वी कितना दिया गया है, जो कि यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 वी बराबर 8 दिया गया है और आई का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 है ना, ये इस पॉइंट पर, और यहाँ पर 8। यहाँ पर भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 2 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देख सकते हैं आप। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। एक 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला यानी सीरीज में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है तो 2 ओम प्रतिरोधक में विसरित शक्ति कितनी है। आपको शक्ति बताना है यहाँ पर, जो कि P बराबर, यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। यहाँ पर पहले हमें धारा निकालना है, जो कि धारा बराबर फार्मूला होता है आई बराबर वी जैसे कि आर बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर होता है, यहाँ पर वी बराबर आई आर। तो यहाँ पर हमें आई निकालना है, तो यहाँ पर वी के नीचे आर भेज देंगे तो यहाँ पर आप मान रखेंगे। जैसे कि वी का मान यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया गया है और यहाँ पर आर का मान यहाँ पर मतलब यहाँ पर आर का मान आपका कितना दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि एक 2 ओम का है और एक 1 ओम का, ये सीरीज में है तो ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। आई बराबर निकल के आ गया। फिर P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। यहाँ पर आई का मान 2 है तो 2 का वर्ग और 2 का यहाँ पर 2 ओम के लिए निकालना, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि 8 वाट बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या है। चलिए जैसे कि इसे सॉल्व करते हैं। लाल का आपका 2 हो जाता है और पीला का 4 होता है। लाल का 2, पीला का 4 और यहाँ पर भूरा का 1 होता है। यहाँ जो कि यहाँ पर तीसरा स्टेप होता है वो आपका गुणा का होता है, जो कि इस प्रकार चौथा स्टेप आप तीसरा स्टेप गुणा का, जो कि यहाँ पर भूरा का 1 है तो इस प्रकार करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे। सुनहरा का ±5% होता है। यहाँ पर जैसे कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कि आपका 2 4 0 वो ±5% यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ये इसका सही उत्तर है। चलिए इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार जैसे कि अभी मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, जो कि इस प्रकार सॉल्व है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका 1 नहीं होगा, जो कि इस प्रकार सही कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, एक ब्रिटिश अश्वशक्ति हार्स पावर डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर 746 वाट के बराबर होती है। एक ब्रिटिश अश्वशक्ति जो कि होता है इतना 746 मीट्रिक टन में, मीट्रिक अश्वशक्ति आपका होता है जो कि 735.5। फार्मूला आपका होता है P बराबर W/T होता है, जो कि जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, या आप वाट भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न,
परिपथ यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर वोल्टेज कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहते हैं। यह एक प्रकार का बल होता है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं बिजली की गति डेड डैश है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर यह देख सकते हैं 286 यहाँ पर इस प्रकार मीटर प्रति सेकंड आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। विद्युत शब्द आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों की गति या अन्य आवेश वाहकों को संवाहक के माध्यम से प्रवाहित और एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को संदर्भित करता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति को ही विद्युत गति कहते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न, समान लोड के लिए यदि 3 फेज की आपूर्ति के फेज क्रम में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है। सही उत्तर, फेज धारा का कोण बदलता है लेकिन परिमाण नहीं बदलता है। समान लोड के लिए यदि 3 फेज की आपूर्ति के फेज क्रम में परिवर्तन करने के लिए फेज धारा को कोण बदलता है लेकिन इसका परिणाम नहीं बदलता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रत्यावर्ती धारा के डेड डैश का अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा के समय अवधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से होकर गुजरी होती है। सही उत्तर आपका जो कि फेज इसका राइट आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा के फेज का अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा के समय अवधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ का शून्य स्थिति से होकर गुजरी होती है। ज्ञात रहे प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रतिक्षण बदलता रहता है। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार है, जैसे कि 3 फेज प्रणाली के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं 3 फेज मोटरों द्वारा उत्पादित बलाघूर्ण अधिक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और घरेलू और औद्योगिक भार की आपूर्ति एक ही स्रोत से की जा सकती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जैसा कि 3 फेज प्रणालियों में विद्युत की समान मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक चालक पदार्थ की मात्रा एकल फेज प्रणाली की तुलना में कम होती है, ये भी आपको बिल्कुल सही। जैसा कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका सही नहीं है। चलिए 3 फेज प्रणाली के लिए 3 फेज मोटर की कोई परिवर्तन बलाघूर्ण नहीं होता है तथा यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि 3 फेज मोटर हमेशा स्व उत्तेजित होती है। साथ ही अन्य सभी विकल्प पूर्णतः सही हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। 3 फेज प्रणाली औद्योगिक भार हेतु उपयुक्त है। 3 फेज प्रणाली प्रत्येक फेज में आपस में 120 डिग्री अंश पर प्रतिस्थापित करते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज और सिंगल फेज प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए बेहतर है। सही उत्तर 3 फेज प्रणाली सिंगल फेज प्रणाली की अपेक्षा बेहतर होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि 3 फेज तथा 1 फेज प्रणालियों में 3 फेज प्रणाली 1 फेज की अपेक्षा बेहतर है, क्योंकि इसके माध्यम से उच्च वोल्टेज को उचित पावर फैक्टर के साथ प्रसारित किया जाता है। और क्योंकि उच्च वोल्टता से कम धारा प्रसारित होगा तो कम कटास क्षेत्रफल वाला चालक उपयोग होगा, जो लागत में कमी के लिए महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर, जैसे कि बैटरी जो है सेलों से बनी होती है, ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। बैटरी सेलों से बनी होती है। जहाँ पर उच्च दिष्ट धारा स्रोत की आवश्यकता होती है वहाँ पर कई सेलों को जोड़कर बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर उच्च विसर्जन धारा वाली बैटरी की आवश्यकता होती है वहाँ पर सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है। जहाँ पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पर सेलों को सीरीज में संयोजित करते हैं यानी जोड़ते हैं। यानी दोस्तों जहाँ पर आपको धारा की आवश्यकता होती है वहाँ पर समांतर में जोड़ दीजिए, जहाँ पर वोल्टेज की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पर सीरीज में जोड़ देंगे। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है दिया गया है, जैसे कि निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेत हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं वोल्टेज, क्षमता, दक्षता ये सभी होते हैं। चलिए वोल्टेज, क्षमता तथा दक्षता तीनों पैरामीटर
बैटरी को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जाती है और बैटरी की दक्षता को एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा दोनों प्रकार से व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसा कि दिया गया है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? सही उत्तर छिद्रयुक्त होती है। चलिए, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर सामग्री छिद्रयुक्त होती है या लकड़ी अथवा रबर से बनी पतली प्लेटें होती हैं। इनका प्रयोग धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसा कि दिया गया है आप समझ सकते हैं। एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। सही उत्तर स्पंज लेड सक्रिय सामग्री होती है। जैसे कि स्पंज लेड पेरोक्साइड तथा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री होती है। चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धन प्लेटें लेड पेरोक्साइड की तथा ऋण प्लेटें स्पंजी लेड की बन जाती हैं तथा डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों ही प्रकार की प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है आपका, जो कि लेड एसिड सेल की विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा दक्षता होती है 90 से 95% तथा वाट घंटा दक्षता होती है 75 से 80% होती है। लेड एसिड सेल का उपयोग कार, रेलवे, ट्रक आदि में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई है। सही उत्तर आपका है, जो कि न्यूटन प्रति वेबर होती है। चुंबकीय बल सामर्थ्य की इकाई न्यूटन प्रति वेबर होती है, जबकि केवल चुंबकीय बल का मात्रक एम्पियर इंटू टर्न होता है। एक चुंबक में सदैव दो ध्रुव होते हैं, जिन्हें उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। साथ ही प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक लोडस्टोन था, जिसे मैग्नीशिया के नाविकों ने दिशा सूचक यंत्र के रूप में प्रयोग में लिया था। चलिए, जैसे कि डेड डैश फ्लक्स के समकोण वाले तल से होकर प्रति इकाई प्रवाहित होने वाले फ्लक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर आपका होगा, जो कि फ्लक्स घनत्व इसका राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि फ्लक्स घनत्व का फ्लक्स के समकोण वाले तल से होकर प्रति इकाई प्रवाहित होने वाले फ्लक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई जो है वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। अगला प्रश्न अपेक्षित पारगम्यता मापने के लिए संदर्भ माध्यम के रूप में डेड डैश का चयन किया जाता है। सही उत्तर निर्वात का प्रयोग करते हैं। अपेक्षित पारगम्यता मापने के संदर्भ माध्यम के रूप में निर्वात का चयन किया जाता है। साथ ही ज्ञात रहे अपेक्षित पारगम्यता का मात्रक नहीं होता है, अतः ये इकाईहीन राशि होती है। चलिए, माना जाता है कि प्रत्येक माध्यम में दो पारगम्यता होती हैं जो डेड डैश होती है। सही उत्तर निरपेक्ष पारगम्यता और अपेक्षित पारगम्यता होती है। अगला प्रश्न, यदि फ्लक्स जो कि वेबर का कुल चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से 1 एम्पियर इंटू मीटर के क्षेत्रफल से होकर गुजर रहा है तो फ्लक्स घनत्व कितना होगा? चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपका फ्लक्स प्रति एम्पियर इंटू वेबर या तो आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार ये फार्मूला आपका दिया गया है। वेबर प्रति एम्पियर होता है, या यानी फ्लक्स बटे एम्पियर होता है, या तो आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़े हैं तो मान लो अगर इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट दिया गया है, और आप वीडियो पे आया करें तो वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपका यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को रोज़ कवर करते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी मैं वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख लेंगे, जो कि अंत में वो आपका लिंक दिखाई देगा। आप उस पर आसानी से क्लिक करना, आपका पूरा प्लेलिस्ट खोलकर सामने आ जाएगी। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, जो कि 2 संधारित्र यानी कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफैरड है, तो श्रेणी में लगे कुल धारिता क्या होगी? चलिए, जो कि यहाँ पर सीरीज में जोड़ना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले का ये उल्टा होता है, यहाँ पर जोड़ लेंगे, जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। 16 माइक्रोफैरड बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि विशुद्ध धारक परिपथ यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी। सही उत्तर धारा 1/4 हो जाएगी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है, यदि किसी संधारित्र की आवृत्ति तथा धारिता और इसके आर पार वोल्टेज और संधारित्र प्रतिघात हो तो इसमें बहने वाली धारा यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार इसका फार्मूला दिया जाता है। चलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर मैलेट का प्रयोग करते हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग करते हैं। मैलेट हल्के लकड़ी का बना होता है जो कम धात्विक दबाव से सतह को सीधा करने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता। सही उत्तर वाइज जो है, बेंच वाइज जो होती है वो आपका इलेक्ट्रीशियन के उसमें नहीं पाई जाती टूल किट में, जबकि टेस्ट लैंप होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है। यहाँ पर और कुछ टूल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि पेचकस, फेज टेस्टर, टेस्ट लैंप, पोकर, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोच प्लायर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, हथौड़ा, सेंटर पेंच, छेनी, रेती, ये सभी इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर जुड़ने वाले पुर्जों के बीच की गैप की जांच करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। फीलर गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज की भी कहा जाता है कहते हैं। इसका प्रयोग फिट किए गए पुर्जों के बीच गैप मापने, मशीनों के अलाइनमेंट में सेट करने के लिए और ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर के बीच क्लियरेंस को मापने में किया जाता है। इसमें कई ब्लेड होती हैं तथा प्रत्येक ब्लेड की मोटाई का माप ब्लेड पर लिखा होता है। इन ब्लेड को एक होल्डर, नट और स्क्रू की सहायता से फिट करते हैं। अगला प्रश्न, एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है कहलाता है। सही उत्तर प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। एक प्रोग्रेसिव प्लग गेज में एक सिरे को गो और नो गो साइज बने होते हैं जिसके साथ षष्ठभुज या गोल आकार का नर्लिंग किया हुआ होता है। हैंडल फिट रहता है। इस गेज का प्रयोग जाप को लिमिट में चेक करने के लिए किया जाता है जो गो और नो गो के सिरे एक ही ओर होने चेकिंग करने में आसानी रहती है। अगला प्रश्न, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। सही उत्तर बाहरी थ्रेड की जांच के लिए करते हैं। थ्रेड रिंग गेज का आकार गोल होता है जिसके सेंटर में थ्रेडिंग होल होता है। इसके प्रयोग बाहरी थ्रेड की परिशुद्धता चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ऐंठने के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। सही उत्तर जो कि मुलायम लाइनन का कपड़ा या समवा या लेदर पेपर से साफ कर लेना चाहिए। ऐंठने से पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को मुलायम लाइनन कपड़ा या समवा या सांभर लेदर द्वारा साफ कर लेना चाहिए। ये इसकी पूरी व्याख्या थी। अगला, भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। सही उत्तर जो कि नमी की मात्रा पर, धातु की किस्म पर, मिट्टी के रसायन की किस्म पर, ये सभी पर आपका निर्भर करती है। देख लेते हैं, भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा की नमी मात्रा, धातु की किस्म, मिट्टी के रसायन की किस्म आदि पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से घिरी हुई रहती है। ऐसा किया जाता है क्योंकि। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि आपका दिया गया है, नमक मृदा से नमी अवशोषित कर लेती है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से घिरी रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नमक विद्युत का सुचालक तथा प्लेट का प्रतिरोध कम करने में मदद करता है, साथ ही उसके आसपास नमी को भी बनाए रखता है। अगला प्रश्न, रॉड अर्थिंग में भूमि प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर जो कि गहराई पर जहां तक भूमि में रॉड प्रविष्ट की गई हो। चलिए अगला प्रश्न,
भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर जो कि निम्न परावैद्युत सामर्थ्य नहीं है, जबकि उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है, उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होता है, ये सभी होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही नहीं है। भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का वांछित गुण निम्न परावैद्युत सामर्थ्य नहीं है, जैसा कि क्योंकि भूमिगत केबलों हेतु उच्च परावैद्युत सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि धात्विक कटाव तथा लीकेज धारा से रक्षा हो सके एवं सुगम विद्युत संचारण किया जा सके। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जो कि भूमिगत केबल की इंसुलेट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी के नमी को अवशोषित न करे। यह विशेषता क्या कहलाती है? सही उत्तर गैर आर्द्रता ग्राही कहलाती है। भूमिगत केबल की इंसुलेट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित न करे। यह विशेषता गैर आर्द्रता ग्राही कहलाती है। अगला प्रश्न, एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युत के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनकी डेड डैश वायु से बहुत अधिक होती है। क्या होती है? सही उत्तर प्रवृत्तांक अधिक होती है। चलिए, एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युत के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनका परावैद्युतांक वायु से बहुत अधिक होता है। जैसे कि ओवरलोड लाइनों को दूरस्थ करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होता है और उसके ठीक विपरीत भूमिगत लाइनों को ठीक करने के लिए अभियंताओं द्वारा मुर्रे और वार्ले लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि दिया गया, एक भूमिगत केबल की स्ववर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय डेड डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर तापमान वृद्धि में निर्धारित की जाती है। एक भूमिगत केबल की स्ववर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय तापमान वृद्धि द्वारा निर्धारित की जाती है। ज्ञात रहे तापमान वृद्धि चालक के मोटाई पर निर्भर करती है, अतः पारेषण लाइनों में जितना हो सके चालक को पतला रखा जाता है ताकि उससे उच्च वोल्टेज निम्न धारा तथा निम्न धारा पर प्रसारण किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि भूमिगत केबलों के मामले में निम्न में से कौन सा कारक केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता है? सही उत्तर जैसा कि चालकों की निम्न प्रतिरोधकता ये कारण नहीं बनता है, जबकि आपका चालकों में कॉपर की हानि ये बनता है, परावैद्युत में शैथिल्य हानि यानी हिस्टैरिसीस हानि और आवरण में भंवर धारा हानि यानी एडी करंट लॉसेस होते हैं। चलिए, एक बात फिर से आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि भूमिगत केबलों के मामले में चालकों की निम्न प्रतिरोधकता केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, जबकि अन्य सभी जैसे कि परावैद्युत में हिस्टैरिसीस, आवरण और एडी करंट लॉसेस तथा कॉपर हानि तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, विद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग निम्न के रूप में किया जाता है। सही उत्तर रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि विद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। तो डायोड एसी से डीसी धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। यह एसी धारा के आधे चक्र के चालक की तरह कार्य करती है तथा आधे चक्र में कुचालक की तरह कार्य करती है। अर्धचालक की संयोजकता जो है 4 होती है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दिया गया है, जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है? सही उत्तर कम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, दिया गया आपका, जब एक शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता धातुओं व कुचालकों के मध्य होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तापमान पर अधिक निर्भर होती है, अर्थात अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। कुचालकों का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देता है? सही उत्तर जेनर डायोड। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा का प्रवाह अनुमति देता है। यह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रचालित किया जाता है।
या पीएन जंक्शन के उत्क्रम अभिलक्षण द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस जीनर डायोड का प्रयोग डीसी वोल्टेज को नियत रखने के लिए किया जाता है। निम्न विकल्पों में से एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच का अंतर का चयन करना है। सही उत्तर, जो कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर घूमता है और क्षेत्र यानी फील्ड प्रणाली स्थिर होती है, एसी जनरेटर के लिए बिल्कुल इसके विपरीत होता है। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि विभिन्न मशीन में आर्मेचर तथा फ्लक्स स्थिर होते हैं स्थितियाँ। डीसी मशीन में जो है आर्मेचर घूर्णित तथा फ्लक्स स्थिर होता है, और एसी मशीन में जो है आर्मेचर स्थिर तथा फ्लक्स घूर्णित होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि घूर्णी परिवर्तित इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सही उत्तर, एसी को डीसी और डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। डीसी मशीनों में घूर्णी परिवर्तित का प्रमुख कार्य डीसी जनरेटर में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, उसी प्रकार डीसी मोटर में इनका कार्य दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना होता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दिया गया है आपका गति प्रेरकत्व तो डेड डैश में अपनाया जाता है। सही उत्तर, जनरेटर में अपनाया जाता है। गति जनित्र के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न ईएमएफ को गतिक प्रेरक विद्युत वाहक बल कहते हैं। जनित्र का प्रारंभिक कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। साथ ही डीसी जनरेटर में प्राय आर्मेचर तथा मुख्य फ्लक्स क्रमशः घूर्णी तथा स्थिर प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। सही उत्तर, जब भी चुंबकीय फ्लक्स को परिपथ में परिवर्तन से जोड़ा जाता है तो इसमें हमेशा एक ईएमएफ प्रेरित होता है। देख लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार दिए, फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियमानुसार जब किसी चुंबकीय फ्लक्स के परिपथ को परिवर्तक से जोड़ा जाता है तो इससे हमेशा एक ईएमएफ प्रेरित होता है। यह उत्पादित ईएमएफ गतिक प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है डेड डैश के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर, जनरेटर के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए और सभी तक मालूम चल पाए कि यहाँ पर भी तैयारी की जाती है, कराई जाती है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन का कोई भी आप एग्ज़ाम क्यों ना हो, यहाँ से एग्ज़ाम में आपके सीधे सीधे प्रश्न उठकर आएंगे। जो कि मैंने महामैराथन भी क्लासें ली हैं, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के अंत में लिंक जोड़ने वाला हूं। वो सारी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करें। चलिए, डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर, जेनर डायोड के रूप में जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जेनर डायोड में सामान्य डायोड की तुलना में ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कम रखा जाता है। जेनर डायोड रिवर्स बायस में प्रचलित होता है। जेनर डायोड के पश्च वोल्टेज का मान स्थिर हो जाता है। जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस प्रकार दिया गया है, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। यदि डायोड की रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो भी उसके अर्धचालक में बहुत कम अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण यहाँ पर पश्च धारा या क्षरण धारा और उच्च पश्च वोल्टता पर भी नगण्य रहती है। परंतु पश्च अभिनत वोल्टता के एक विशिष्ट न्यूनतम मान पर अचानक पश्च धारा का मान बढ़ जाता है। यही न्यूनतम पश्च अभिनत वोल्टता उस डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, संधारित्र यानी कैपेसिटर शुद्ध अर्धतरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक यानी रिपल फैक्टर में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर R = 1/2
2√3 F/r/c इसका सही उत्तर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। सीरीज मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? सही उत्तर आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीरीज मोटर में बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए डायग्राम भी आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डैश डैश होता है? सही उत्तर उच्च होता है। देख लेते हैं। जैसा कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है, क्योंकि सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि टार्क क्रेन और भारी निर्माण कार्य हेतु इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि टार्क का मान आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती में बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न। किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है? सही उत्तर सीरीज मोटर में। डीसी सीरीज मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टार्क प्रदान होता है, जबकि शंट मोटर स्थिर गति के लिए कंपाउंड मोटर जहां पर अत्यधिक लोड हो वहां पर परिवर्तन के साथ गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जबकि सर्वाधिक मोटर जो है वहां पर प्रयोग करते हैं जहां को एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई हेतु प्रयोग किया जाता है। कहने का यह अर्थ यह है, तो यहाँ पर आपका जो टार्क होता है स्थिर होता है। यूनिवर्सल मोटर में आपका ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करती है, और यहाँ पर कंपाउंड मोटर जो होती है, जो कि एलिवेटरों में प्रयोग की जाती है, वहाँ पर भार कम ज़्यादा हो सकता है। अगला प्रश्न। रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है तो किस प्रकार का मोटर का चयन करोगे? सही उत्तर डीसी सीरीज मोटर का चयन करेंगे। ट्रैक्शन के लिए मुख्यतः डीसी सीरीज मोटर की प्रधानता दी जाती है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टार्क बल आघूर्ण उच्च होता है। भारत में ट्रैक्शन प्रणाली प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट प्रकार की हो सकती है, जबकि सर्वाधिक दिष्ट सीरीज मोटर होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनमें से सबसे निम्न अशुद्धि कौन सी है? सही उत्तर बेस है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस को सबसे कम मात्रा में डोप्ड किया जाता है, जबकि उत्सर्जक को सबसे अधिक तथा संग्राहक को सामान्य मात्रा में डोप्ड किया जाता है। अगला प्रश्न सी यानी कॉमन मीटर अवस्था में ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लाभ लगभग डैश होता है? सही उत्तर 500 होता है। कॉमन मीटर अवस्था में ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लाभ 500 वोल्ट होता है, तथा कॉमन बेस का वोल्टेज लाभ 150 और कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज लाभ 1 से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि इस प्रकार है, आप समझ सकते हैं। जैसा कि कट ऑफ मोड में एक ट्रांजिस्टर को खुले स्विच के रूप में प्रयोग करने हेतु उत्सर्जक बेस जंक्शन को बायसित और संग्राहक बेस जंक्शन को बायसित किया जाता है। सही उत्तर जो कि उत्सर्जक ब्रेक जंक्शन को पश्च और संग्राहक बेस जंक्शन को पश्च में बायसित किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें। चलिए, कट ऑफ मोड में एक ट्रांजिस्टर को खुले स्विच के रूप में प्रयोग करने हेतु उत्सर्जक बेस जंक्शन को पश्च और बायसित संग्राहक बेस जंक्शन को रिवर्स बायसित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर प्रचालन तापमान की बड़ी सीमा, यही इसका कारण है। यदि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ जाती तो आवृत्ति डैश है। सही उत्तर बढ़ती है। यदि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ जाती है तो आवृत्ति भी बढ़ जाती है, जो कि फार्मूला देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कि इस प्रकार दिया गया है, जो कि प्रश्न के अप्रत्यक्ष रूप से भारत में सप्लाई हार्स पावर सप्लाई के लिए रेटेड सप्लाई का मान ज्ञात करना है। सही उत्तर 50 हर्ट्ज जो होती है। जैसा कि आपका जो इंडिया में होती है, जो कि भारत में होती है, वो 50 हर्ट्ज जो होती है, जबकि इसका समय काल जो अवधि होती है 20 मिलीसेकंड होता है। और यह समय काल वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय होता है। साथ ही आवृत्ति प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा को निकाले गए चक्रों की संख्या होती है। और आवृत्ति का मान जो है विकसित देशों में 60 हर्ट्ज होता है।
चलिए अगला प्रश्न आपका जो कि इस प्रकार है, अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। सही उत्तर प्राइम मूवर्स की गति पर पोल्स की संख्या द्वारा और एक्साइटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला हमारा इस प्रकार दिया गया जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटर का उपयोग निम्न में से क्या पैदा करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर निश्चित आवृत्तियाँ पैदा करने के लिए करते हैं। अल्टरनेटर का उपयोग निश्चित आवृत्ति पैदा करने के लिए किया जाता है। ज्ञात रहे अल्टरनेटर का रोटर दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला सिलिंड्रिकल रोटर तथा दूसरा नॉन सिलिंड्रिकल रोटर, जो कि उच्च तथा न्यून गति वाले रोटर होते हैं। अगला प्रश्न, घूर्णी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तक से निर्गम निम्नलिखित में से किस भाग में लिया जाता है। सही उत्तर स्थिरक में। घूर्णी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तक से निर्गम निम्नलिखित में से स्थिरक भाग लिया जाता है। साथ ही प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। अगला प्रश्न, वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है कहलाती है। सही उत्तर टर्बो अल्टरनेटर कहलाती है। स्टीम से चलित टरबाइन को टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। टर्बो अल्टरनेटर उच्च गति वाले अल्टरनेटर होते हैं, जिसमें सिलिंड्रिकल रोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अच्छी लंबाई अधिक तथा व्यास जो है कम होता है। कौन सा दोलक यानी ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है। सही उत्तर क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर जो है ज़्यादा स्थिर रहता है। क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर होता है। क्रिस्टल दोलित्र में आवृत्ति स्थिर का गुण विद्यमान होता है। क्रिस्टल की कंपन आवृत्ति उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्रिस्टल के रूप में क्वार्ट्ज, रोसेल, साल्ट आदि प्रयोग किए जाते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग करके 50 किलोहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज में आवृत्ति को दोलित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, एसी उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर डैश डैश पर आधारित होना चाहिए। सही उत्तर एक ऑसिलेटर सर्किट में आधारित होना चाहिए। एसी उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर दोलित्र परिपथ ऑसिलेटर सर्किट पर आधारित होते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। उसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा दोलक ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर होते हैं। सही उत्तर क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर जो है ज़्यादा स्थिर होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर होता है। क्रिस्टल दोलित्र में आवृत्ति स्थिर का गुण विद्यमान होता है। क्रिस्टल की कंपन आवृत्ति उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रिस्टल के रूप में क्वार्ट्ज, रोसेल, साल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग 50 किलोहर्ट्ज से लेकर 50 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के लिए दोलित्र बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता डैश डैश द्वारा मुख्य पूर्ति को बढ़ाती है। सही उत्तर 90 डिग्री। स्कॉट संयोजन ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर से 2 फेज ट्रांसफार्मर बदलने के लिए उपयोग लिया जाता है। इस संयोजन की 2 कार्डों से ज़रूरत पड़ती है। 3 फेजों के 2 फेजों वाले उपकरण के लिए किया जाता है, जैसे कि 2 फेज वाली विद्युतीय भट्टियों को संचालन करने के लिए यहाँ पर 2 फेजों वाली प्रणाली 3 फेजों वाली का ठीक 2/3 नहीं होता है, जबकि यहाँ पर 2 फेजों की समान मात्रा में धाराएं होती हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस प्रकार दिया गया है। 1.414 गुना होती है। यह पर फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एक दूसरे को 90 डिग्री पर होते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर जो है 90 डिग्री बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर टेपिंग समानता दिया जाता है। सही उत्तर उच्च वोल्टेज पर दिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग समानता उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर किया जाता है। इसे पतला तार तथा अधिक लपेटे होते हैं। यह लोड से संयोजित होता है। अगला प्रश्न, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच डैश डैश से जुड़ा होता है। सही उत्तर सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच सेकेंडरी से जुड़ा होता है। यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, जब भार यानी लोड की बिजली की मांग बढ़ जाती है तो दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जा सकता है। सही उत्तर समांतर रूप में करते हैं। लोड बढ़ने पर बिजली की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर का एक साथ परिचालन के लिए उन्हें
समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, क्योंकि समांतर प्रचालन में व्यस्त लोड का जुड़ाव अलग अलग होता है, अतः परिपथ लोड में व्यवधान भी होता है। यह अन्य सभी लोड को अप्रभावित रहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही उत्तर, द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः उच्च वोल्टता साइड पर की जाती है। ज्ञात रहे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो नियत आवृत्ति पर ऊर्जा स्थानांतरित करती है। अगला है दोस्तों, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को, मान लो चैनल पे आए हैं यानी वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न जैसा कि आपका यूपी PCL TG2, यूपी ऑर्डिनल TG2, बिहार PCL, पंजाब PCL, महाराष्ट्र PCL जो आई हुई है, और यहाँ पर MP PGCL, यूपी मेट्रो, और सेंट्रल में ले लीजिए आप सेल, इसरो, DRDO, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी बेहतर करते रहें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए, और आने वाली भर्तियों में जो है आपका जो भर्तियां आ चुकी हैं इसमें आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ने वाला हूं, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो ज़रूर देख लेंगे। चलिए, जैसा कि आपको दिया गया IC का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी संगठित परिपथ होता है। IC का जो पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ होता है। यह सिलिकॉन से बना होता है, या अनेक छोटे छोटे परिपथ का निर्माण सिलिकॉन से होता है। इसमें बहुत संख्या में विद्युत परिपथ संचालित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, समानता प्रयुक्त IC है? सही उत्तर, जो कि मोनोलिथिक होती है। समानता प्रयुक्त जो है IC मोनोलिथिक होती है, इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, फेट एक यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जिसे डैश होता है। सही उत्तर, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज होता है। जैसे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वह युक्ति जिसमें धारा प्रवाह उस युक्ति पर आरोपित गेट वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह 3 टर्मिनल युक्त ड्रेन, सोर्स, गेट और होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक वोल्टेज कंट्रोल युक्ति होती है, इनकी इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ध्रुवी यानी यूनिपोलर युक्ति होती है, इसमें सुग्राह्यता तथा शोर कम होते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता है। सही उत्तर, 10 एम्पियर से लेकर 50 एम्पियर तक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता 10 एम्पियर से लेकर 50 एम्पियर यानी 500 एम्पियर से कम 1000 किलोवोल्ट से कम होती है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर वस्तुतः एक ट्रांजिस्टर होता है और मोसफेट एक का संयुक्त रूप होता है। इसमें मोसफेट की इनपुट विशेषताएं उच्च इनपुट प्रतिरोध तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर का उच्च धारा वहन क्षमता निहित होती है। अगला प्रश्न, FIFO डैश की अवस्था में बनाया जाता है। सही उत्तर, जो कि शिफ्ट रजिस्टर की व्यवस्था के लिए बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का उपयोग छोटी मोटरों जैसे खाद्य मिक्सर प्रसंस्करणों में किया जाता है? सही उत्तर, सीरीज क्षेत्र यानी सीरीज फील्ड दोहन विधि का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला क्षेत्र दोहन विधि का उपयोग छोटी मोटरों खाद्य मिक्सर की गति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि AC तथा DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर की गति डैश पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही उत्तर, लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर की प्रचालन अभिलक्षणता DC सीरीज मोटर के समान होती है। साथ ही ज्ञात रहे, यूनिवर्सल मोटर ऐसी सीरीज मोटर होती है जो AC तथा DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। अगला प्रश्न,
ड्रिल मशीन के लिए आमतौर पर किस मोटर का चयन करोगे? सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर का चयन करेंगे। ड्रिल मशीन के लिए हम विकल्पों में यूनिवर्सल मोटर काम में लेंगे। यह मोटर प्रत्यावर्ती तथा डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, घर में फूड मिक्सर चलाते वक्त रेडियो एवं टीवी में कई व्यतिकरण होते हैं, इसका अधिक संभाव्य कारण क्या है? सही उत्तर जो कि सॉकेट में फेज तथा न्यूट्रल अंतर विनियमित है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि दिया गया हमारा इस प्रकार दिया गया प्रश्न, सामान्यतः घरेलू फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है और प्रत्यावर्ती तथा डिश द्वारा ये दोनों करंट पर चलती है। साथ ही फूड मिक्सर चलाते वक्त रेडियो एवं टेलीविज़न में कई बार व्यतिकरण होता है। इसका संभाव्य कारण सॉकेट में फेज तथा न्यूट्रल अंतर विनियमित होना होता है, यानी इंटरचेंज होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सल मोटर की एक विशेषता नहीं है? सही उत्तर इसकी निम्न स्टार्टिंग बलाघूर्ण यही आपकी विशेषता नहीं है, जबकि उच्च होता है, उच्च गति होती है, हल्का वजन होता है, सुसंगत आकार होता है। यूनिवर्सल मोटर जो है इसकी उच्च गति, उच्च स्टार्टिंग टार्क, उच्च बलाघूर्ण और सुसंगत आकार व हल्के वजन वाली मशीन होती है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर की लोड गति विशेषताओं के अनुसार यह पूर्ण लोड पर डेड डैश और बिना लोड के डेड डैश होती है। सही उत्तर न्यूनतम बिना लोड के न्यूनतम और मतलब पूर्ण लोड पर न्यूनतम और उच्च लोड पर जो होती मतलब बिना लोड के जो है उच्च गति होती है इसमें। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल मोटर की लोड गति विशेषताओं के अनुसार यह पूर्ण लोड पर न्यूनतम और बिना लोड के उच्चतम होती है इसमें गति। चलिए